चैप्टर का नाम क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ऑल्सो नोन एज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो पहला क्वेश्चन ही क्या बनता है? व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? ऐसा क्या हो गया था कि इतने बड़े स्केल पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करनी पड़ी? एक एक प्रॉब्लम अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो ये 4 to 6 मार्कर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 4 to 6 मार्कर। The economic condition of India in the year 1991 was very miserable. It was due to the cumulative effect of a number of reasons. कह रहे उसके बहुत सारे रीजन थे। कह रहे क्या? कह रहे जैसे कि poor performance of the public sector. Leading role was given to the public sector since independence 1950 से, हमने 1951 से 5 ईयर प्लान स्टार्ट करे थे, तब से लेके 40 साल तक 1991 तक लीडिंग रोल वाज गिवन टू द पब्लिक सेक्टर। In the 40 years period 1951 to 1990, public sector was assigned an important role to work for the economic development of India. कह रहे उनको लीडिंग रोल दिया था। However, except for a few public enterprises, the overall performance was very disappointing. Except for a few, correct? कुछ public sector enterprises ने तो अच्छा किया, ONGC, NTPC, NHPC, but गिनती की थी जिन्होंने अच्छा किया। मेजॉरिटी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस लॉसेस में थी, क्योंकि उसकी जस्टिफिकेशन उन्होंने क्या दी? कह रहे वी आर ऑपरेटिंग फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो हमारा प्रॉफिट अर्न करना जरूरी थोड़ी ना है। कह रहे प्रॉफिट अर्न करना जरूरी नहीं है, लेकिन एफिशिएंटली काम करना तो जरूरी है, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए रिसोर्सेज की। The overall performance was very disappointing considering the huge losses incurred by a good number of public sector enterprises. The government recognized the need for making the necessary reforms. कह रहे ऐसा तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि लॉसेस की वजह से क्या होगा? गवर्नमेंट गई तो रेवेन्यू इफेक्ट वही तो यूज होगा। जो पैसे ग्रोथ पे खर्च हो सकते थे, जो पैसे कहीं डेवलपमेंट पे खर्च हो सकते थे, वो पब्लिक सेक्टर के लॉसेस मीट करने के लिए यूज हो जाएंगे। तो कह रहे इससे अच्छा तो बंद कर दो इनको, फायदा ही नहीं है अगर लॉसेस ही कंट्रोल नहीं हो पा रहे, और इससे बेटर कोई और कर सकता है तो उनको अपॉर्चुनिटी दे देनी चाहिए। तो सबसे पहला रीजन था पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। डेफिसिट इन बीओपी। ये बीओपी क्या होता है? बीओपी चलो देखते हैं क्या होता है, ध्यान से देखना। बीओपी होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, इट इज अ स्टेटमेंट which shows inflows and outflows of foreign exchange in 1 year. Inflows and outflows of foreign exchange मतलब ट्रांजैक्शन विद फॉरेन कंट्रीज, वही हुआ ना। इनफ्लोज कब होंगे? जब आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो। क्या हो रहा है? नहीं सर, क्या फोन क्यों है हाथ में? सब फोन को उल्टा कर दो। हो रही गाड़ी, बताओ कोई फ्लाइट है पकड़ने वाली? लेट तो नहीं हो रहे? पढ़ा सकता हूँ, थैंक यू। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। Balance of payment is a statement which shows inflows and outflows of foreign exchange. Basically transactions of one country with foreign countries. इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी में जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो आती है। बीओपी पूरा एक चैप्टर है हमारे कोर्स में, तो यहाँ पे बस इतना काफी है कि स्टेटमेंट विच शोज इनफ्लोज और आउट, कि आपके इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में कितनी करेंसी आ रही है, कितनी जा रही है। तो सिर्फ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं होता, सर्विसेज नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, लोन्स एंड बोरोइंग्स होती हैं, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए पूरा एक चैप्टर है जिसमें हम सीखेंगे क्या होते हैं कंपोनेंट्स। अभी के लिए अ स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इनफ्लोज ज्यादा है फॉरेन एक्सचेंज के तो सरप्लस होगा हमारे पास, आउटफ्लोज ज्यादा है इनफ्लोज कम है तो शॉर्टेज होगी। तो शॉर्टेज होगी तो अब फॉरेन करेंसी तो अपने आप छाप नहीं सकते, तो कहां से मीट होगी वो शॉर्टेज? आपको अपने रिजर्व्स यूज करने पड़ेंगे। हर कंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन करके चलती है ताकि जरूरत पड़े तो उसमें से हम यूज कर पाए। श्रीलंका के अभी रिजर्व्स खत्म हो चुके हैं,
इंडिया के 625 बिलियन डॉलर से ज्यादा थे, 625 बिलियन डॉलर से ज्यादा रिजर्व्स थे 2-3 महीने पहले। अब कम होते जा रहे हैं, अंडर 600 हम आ चुके हैं, 590s में हैं हम। बट डॉलर्स, हमारा रिजर्व कम होता जा रहा है क्योंकि हमारे इंपोर्ट बिल्स बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस। तो ऑयल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो महंगा होगा तो आपका इंपोर्ट बिल ज्यादा आएगा। तो राइजिंग इंपोर्ट्स एक रीजन, मतलब राइजिंग वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, महंगाई हो गई वॉर की वजह से। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी यहाँ से विड्रॉ हो रही हैं स्टॉक मार्केट में से, पिछले 7-8 महीने से कॉन्स्टेंटली विड्रॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। तो विड्रॉल मतलब फॉरेन कंट्रीज ने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। तो आउटफ्लो, वो भी तो आउटफ्लो है, वो भी एक आउटफ्लो है, और इंपोर्ट की पेमेंट करना वो भी एक आउटफ्लो है। आउटफ्लोज बढ़ रहे हैं, इनफ्लोज कम हो रहे हैं, इसीलिए डॉलर ऑल टाइम हाई पे है, इसीलिए डॉलर ऑल टाइम हाई पे है। उस टाइम पे भी ऐसे ही कुछ सिचुएशन हुई थी, मेजर डेफिसिट थे बीओपी पोजीशन में। 1991 की बात हो रही है। डेफिसिट इन बीओपी अराइजेस व्हेन फॉरेन पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट्स एक्सीड फॉरेन रिसीट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। सर उन्होंने तो इतनी सी बात करी, आप पता नहीं क्यों इतनी कहानियां सुना देते हो। बेटा वो तो अज्यूम करता है कि आपको सब कुछ पता ही होगा। When the imports, value of imports are more than the value of exports, तो आपका डेफिसिट होगा। Even after imposing heavy tariffs and fixing quotas, हमने तो क्या पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, फेल हो गई, फेल हो गई। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स उतने अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना नहीं पाए कि कंज्यूमर्स उनका सामान खरीदते। तो एंड में हार के उन्होंने क्या करा, कह रहे कोई बात नहीं, बढ़ा लो, ड्यूटी बढ़ाओगे ना, इंपोर्ट ड्यूटी, फिर भी हम बाहर से, जिनके पास पैसा है उनको क्या टेंशन, वो फिर भी बाहर से खरीदते रहे। Even after imposing heavy tariffs and fixing quotas, there was a sharp rise in imports. On the other hand, there was a slow growth. Imports तो restrict करना चाहते थे, वो तो restrict हुए, but ज़्यादा नहीं। But हमारे quality of products इतने deteriorate हो गए कि हमारे exports गिरने शुरू हो गए। आपका सामान कोई कब खरीदेगा? अगर अच्छी क्वालिटी का हो तो ही खरीदेगा ना। Slow growth of exports due to low quality and high prices of Indian goods in the international market. तो आपके एक्सपोर्ट्स गिर गए, इंपोर्ट्स कम हुए नहीं, इंपोर्ट्स बढ़ गए, एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़े नहीं। तो क्या हुआ? डेफिसिट जो था बीओपी का बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। कोई डाउट? अभी तक कोई डाउट? नो सर। Deficit कब होगा? When the outflows of foreign exchange are more than the inflows of foreign exchange. पहला reason for adopting economic reform, poor performance of the public sector. Second reason, deficit in BOP. Third, inflationary pressure. महंगाई बढ़ती जा रही थी. There was a consistent rise in the general price level in the economy due to increase in money supply. नोट इतने छप चुके थे, मतलब इतनी सारी चीजें कॉमन है ना तब में और आज भी। ये सब हुआ श्रीलंका के साथ अभी। massive inflation, deficit in BOP. अगर आप पढ़ेंगे ना कि what were the reasons behind economic failure in श्रीलंका, तो ये काफी सारे कॉमन रीजंस आपको मिल जाएंगे। और इंडिया भी अभी ये फेस कर रही है, बट यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन काफी स्ट्रांग है, तो इसीलिए हम उनसे बहुत 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 आगे हैं। बट स्टिल ये प्रॉब्लम्स हम भी अभी फेस कर रहे हैं। मैसिव इन्फ्लेशन है, डेफिसिट इन बीओपी है। तभी तो रोज क्या हो रहा है, कोई नया टैक्स आ जाता है, किसी टैक्स का रेट बढ़ जाता है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रही है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रही है, किसी ना किसी तरीके से लगे हुए ना। अब क्रूड ऑयल की एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, कह रहे क्रूड ऑयल इतना महंगा हो रहा है, जो आ रहा है वो सिर्फ इंडिया में यूज करो, एक्सपोर्ट बैन कर दो। बैन तो नहीं कर सकते, उन्होंने आज की न्यूज पढ़ना, एक्सपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी। एक्सपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाने की वजह से क्या होगा, जो कंपनीज डील करती हैं इन ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, मतलब उनका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा ना, तो उनके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। तो रिलायंस का शेयर आज, मतलब रिलायंस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग, मतलब सबसे बड़ी कंपनी है इंडियन स्टॉक मार्केट की। 7 to 8% एक दिन में उसकी वैल्यू गिर गई। 7 to 8% बहुत होता है, ये बिटकॉइन नहीं है जो मतलब क्रिप्टो करेंसी की जो 10-20% तो घूमी जाती है। इंडियन शेयर मार्केट में रिलायंस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी, एक दिन में 7% उसकी वैल्यू गिर गई।
ONGC अगेन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, मोर देन 12-13% उसकी एक ही दिन में वैल्यू गिर गई। 12-13% एक दिन में वैल्यू। आप एफडी कराएंगे, एक साल तक हाथ नहीं लगाएंगे पैसों को, तो 6% इनकम जनरेट होती है। तो आप ये लगाओ कि एक दिन में जब 10-15% मूवमेंट होती है तो उसका मतलब क्या होता है, आपकी 3 साल की एफडी का रिटर्न एक दिन में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। द पॉइंट इज कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। बट महंगाई बढ़ी क्यों? कोविड में क्या नोट छपे, इंडिया में भी छपे, वर्ल्ड ओवर छपे, तो एक्सेसिव मनी सप्लाई हो गई, इजी क्रेडिट मिला, रेपो रेट वाज लोएस्ट, तो इजी क्रेडिट मिला तो क्या हुआ, मनी इन सर्कुलेशन बढ़ेगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, मतलब उनके पास ज्यादा पैसा आ गया, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तो महंगाई तो होगी। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड्स, शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड्स। अभी बहुत सारे एसेंशियल गुड्स हैं जिनके एक्सपोर्ट्स पे गवर्नमेंट धीरे धीरे एडिबल ऑयल्स के एक्सपोर्ट्स पे पीछे एक महीने पहले बैन लगाया था, धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शन की, भाई यहाँ पे इतनी महंगाई बढ़ रही है उसको कैसे कंट्रोल करें, यहाँ की सप्लाई बढ़ा के ना, तो जो चीजें एक्सपोर्ट हो रही है पहले लोग, भाई पहले अपना तो देख लें, एक्सपोर्ट कर रहे हो तुम, समझ आ रही है बात। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। नेक्स्ट, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, रिलेटेड है बीओपी पोजीशन से, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो इसीलिए आपको बीओपी थोड़ा सा 2 लाइनें एक्स्ट्रा बता दी थी, इससे रिलेट कर पाएंगे। आपका बीओपी डेफिसिट में है, आपके आउटफ्लोज ज्यादा है, इनफ्लोज कम है, आउटफ्लोज ज्यादा है तो पैसा जाएगा कहां से, आया 100, जाना है 120, तो बाकी 20 कहां से जाएगा, आप अपने रिजर्व्स यूज करोगे, आप अपने रिजर्व्स यूज करोगे, तो आपके जो रिजर्व्स हैं वो गिरने शुरू हो गए थे, इतने ज्यादा गिर गए थे कि आपके 1991 की बात हो रही है, सिर्फ इतने बचे थे कि और 2 हफ्ते, कंट्री की बात हो रही है, और सिर्फ 2 हफ्ते पेमेंट कर पाओगे इंपोर्ट बिल्स की, और इंटरेस्ट देने के पैसे तो हमारे पास है ही, ठीक है ना। मतलब हैरानी की बात है कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज श्रीलंका के साथ भी हो गई, उन्होंने भी डेट पे डिफॉल्ट करा कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए, इंपोर्ट बिल्स के लिए सिर्फ 2-3 दिन का ही फंड्स बचे थे, तो हम गुजर चुके हैं, इसीलिए हम उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही होता है ना कि जब कोई, ठीक है श्रीलंका की हेल्प थोड़ी सी जितनी हो सके, बट इतने भी कोई हम स्ट्रांग नहीं है जितने यूएस और यूके हैं, बट स्टिल। Fall in foreign exchange reserves. Foreign exchange reserves, also termed as forex reserves, FX reserves, are external assets like convert. अब जो reserves हैं किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, एक तो हमारे पास फॉरेन करेंसीज हो सकती हैं, और हमारे पास गोल्ड हो सकता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, एक आपस में एग्रीमेंट होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, आपने मुझे अगर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स दे रखे हैं, इसका मतलब आपने मुझे एक पावर दे रखी है, जब चाहिए आप मेरे से इतने पैसे ले लेना, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, $500 बिलियन के, तो मतलब एग्जांपल दे रहा हूं मैं, हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक फॉर डायरेक्ट फाइनेंसिंग ऑफ एक्सटर्नल पेमेंट्स, इम्बैलेंसेस की इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, इमरजेंसी के लिए होगा, इम्बैलेंस मतलब शॉर्टेज है भैया फॉरेन एक्सचेंज की, कौन बचाएगा, आरबीआई। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, बैंकिंग में हमने पढ़ा था, आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो आरबीआई की परमिशन के बिना नहीं हो सकती, और इवेंचुअली जब शॉर्टेजेस होंगी, सरप्लस होंगी, तो सरप्लस है तो रिजर्व्स में ट्रांसफर हो जाएगा, वो रिजर्व कौन मेंटेन कर रहा है, सेंट्रल बैंक, आरबीआई। शॉर्टेज होगी तो कौन देगा पैसा, रिजर्व में से विड्रॉल कौन करेगा, सेंट्रल बैंक, आरबीआई। In 1991, foreign exchange reserves fell to the lowest level and it led to foreign exchange crisis in the country. Foreign exchange reserves declined to a level that was not adequate to finance imports for more than 2 weeks. कह रहे और 2 हफ्ते चल पाएगा, इससे ज्यादा ना हो पाएगा। और दूसरा, to pay the interest that needs to be paid to international lenders. हमने जिनसे पैसे ले रखे हैं उनके पैसे देना तो छोड़ो, इंटरेस्ट देने के भी पैसे हमारे पास बचे नहीं, और अब इतना पैसा बचा कि अगले 2 महीने हम अपने खर्चे चला पाएंगे, 2 वीक्स, सॉरी 2 महीने नहीं, 2 वीक्स खर्चे चला पाएंगे। जिनसे पैसे ले रखे हैं उनके पैसे नहीं, हम उनका इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रहे, तो ऐसे सिचुएशन में आएगा कौन मदद करने, क्या आप मदद करेंगे मेरी, अगर मैंने आपसे पहले लोन ले रखा है, मैं आपका इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रहा,
प्लीज थोड़ा और पैसे दे दो, मैं आपका उससे इंटरेस्ट मतलब करेगा भाई जितना नुकसान होना था हो गया, इससे ज्यादा हमें कहीं तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, तो आप दे देंगे क्या? नहीं दे देंगे। लेकिन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास तो अनलिमिटेड फंडिंग होती है, कंडीशंस रखी बहुत सारी, बट जो भी है उस टाइम पे जो सिचुएशन है वो क्लियर है। चलते हैं आगे, फिर देखेंगे ना कि क्या हुआ, कैसे हमें बचाया गया, किसने बचाया, ऐसे नहीं बचाया, बहुत सारी कंडीशंस रखी वो बचाया। मोर ओवर नो कंट्री, जैसे कि आप वैसे ही बाकी कंट्रीज, नो कंट्री और इंटरनेशनल फंडर वाज विलिंग टू लेंड टू इंडिया, मना कर दिया कि भैया सॉरी पैसे नहीं है हमारे पास, खत्म हो गए। तो वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। नेक्स्ट, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स, कर्जे बढ़ते जा रहे थे। The expenditure of the government was much higher than revenue. As a result, government had to borrow money from banks, public, and from international financial institutions. Debt बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। और similar to poor performance of the public sector, inefficient management of the government as a whole, inefficient management of the government as a whole. The origin of financial crisis can be traced from inefficient management of the Indian economy. किसके हाथ में होती है इकोनॉमी की मैनेजमेंट? गवर्नमेंट की बात हो रही है, शायद गवर्नमेंट वर्ड लिखने में घबरा रहे होंगे। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी ठीक से नहीं चल रही थी, चला कौन रहा था? The government had to generate, सर आजकल डर लगता है कुछ भी लिखने में और बोलने में कहीं एफआईआर ना हो जाए। The government had to generate surplus revenue to meet challenges like unemployment, poverty and population explosion. However, correct, इतनी serious issues थे, however there was no additional revenue due to continuous spending on the development programs by the government. एक्स्ट्रा पैसे नहीं आ रहे थे कि हम कुछ ग्रोथ की बात कर पाते, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर पाते, खर्चा कर पाते, उन पे बातें तो बहुत कर पा रहे थे। Moreover, government was not able to generate sufficient revenue from internal sources such as taxation, running of public sector enterprises. जब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस लॉसेस में होंगी, कुछ प्रॉफिट में बट मेजॉरिटी लॉसेस में है, तो नेट तो नेगेटिव ही होगा ना आपका। और प्राइवेट सेक्टर ज्यादा है नहीं, तो टैक्स भरेगा कौन? तो टैक्सेशन का रेवेन्यू भी कोई इतना ज्यादा नहीं था, आज के डेट में तो टैक्सेशन ही तो बचा रहा है हमें, गवर्नमेंट को। Government expenditure began to exceed its revenue by such large margins that it became unsustainable. Government का जो deficit, fiscal deficit is what? Total expenditure minus total receipts, net of borrowings. तो government के deficits इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि वो unsustainable, कह रहे this cannot continue anymore. At times, the foreign exchange borrowed from other countries and international financial institutions was spent on meeting consumption needs. मतलब आपके पास अपनी consumption requirement meet करने के लिए भी पैसे नहीं थे, उसके लिए भी आपको foreign lending पे depend करना पड़ता है। होता है कि आपने बाहर से लोन लिया ग्रोथ के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, तो आपका आगे फायदा होगा, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्रिएशन ऑफ एसेट्स, रेवेन्यू बढ़ेगा, आगे जाके लोन दे पाओगे। लेकिन आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए अगर लोन ले रहे हो, वो तो एग्जॉस्ट हो गया, उससे रेवेन्यू तो बढ़ा नहीं, बट डेट और ज्यादा बढ़ गया, इंटरेस्ट लायबिलिटीज और ज्यादा बढ़ गई, तो आप प्रॉब्लम में है। Moreover, neither any attempt was made to reduce such profligate or reckless spending. ऐसा था कि भाई बस किस तरीके से आज का दिन कट जाए, नहीं है खाने के पैसे तो करना पड़ेगा ना, सिचुएशन ही नहीं है तो क्या करें। ये थोड़ा था कि नहीं लोन लेंगे तो सिर्फ एसेट्स खरीदने के लिए, अब जब खाने के लिए नहीं है तो लेना पड़ जाता है, सिचुएशन कभी कभी ऐसी हो जाती है। तो reckless spending nor sufficient attention was given to boost exports to pay for growing imports. वैसे तो ये तो वैसे ही गवर्नमेंट है कि कोई बात नहीं, अभी हम लोन ले लेते हैं, फिर हम तो रहेंगे नहीं नेक्स्ट गवर्नमेंट में, तो देखा जाएगा जो होगा। तो इसी वजह से कुछ डिसीजंस ले ली जाती हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन, कभी होता ना कि इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का कि व्हाई वर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड। तो समराइज करेंगे, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर, डेफिसिट इन बीओपी,
inflationary pressures, fall in foreign exchange reserves, huge burden of debts, and inefficient management collectively led to adoption of new economic reforms. आगे